नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले अपनी पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज क्या होता है, बहुभुज किसे कहते हैं, भुजाओं के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं, विकर्ण के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, आज हम सब विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। पाठ का नाम है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, ये कक्षा 8वीं चल रही है अपनी, कक्षा 8 गणित। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद जो आकृति होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं। पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा को याद करेंगे, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, चतुर का मतलब है 4, भुज का मतलब भुजाएं। तो ऐसी आकृति जिसमें कम से कम 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं मिलकर जो बंद आकृति बनती है वो चतुर्भुज कहलाती है। तो इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं अपन। तो किसे कहते हैं चतुर्भुज, तो यहाँ लिखना है 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई जो बंद आकृति होती है। 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। यानी चतुर्भुज के लिए कम से कम 4 भुजाएं होना चाहिए और चारों भुजाएं आपस में बंद भी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं अपन बहुभुज। बहुभुज क्या होता है बहुभुज। जैसे आप चाहे तो परिभाषा को रटना नहीं है, इनको समझ के आपको याद करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेगा। जैसे क्या लिखा, बहुभुज ऐसी आकृति जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया है कि कम से कम बहुभुज के लिए कितनी भुजा होना चाहिए। बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होना आवश्यक है। 3 भुजाओं से कम वाली जो आकृति रहेगी वो बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, 3 या 3 से अधिक, तो कितनी भी हो सकती है लेकिन कम से कम कितनी भुजा होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद जो आकृति होती है वो बहुभुज कहलाती है। एक बार अपन नोट कर लेते हैं, 3 या 3 से अधिक, कम से कम कितना होना चाहिए, 3। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति, बनी हुई बंद जो आकृति होती है बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कम से कम 3 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति, 3 से अधिक भी हो सकती है लेकिन 3 तो होना आवश्यक है। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। आकृति बंद होना चाहिए, आकृति खुली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुभुज को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक तो विकर्ण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बहुभुज के भी नाम होते हैं, जैसे 3 भुजा वाले को त्रिभुज बोलते हैं, 4 वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, 5 वाले को पंचभुज बोलते हैं, 6 वाले को षटभुज बोलते हैं। उसी प्रकार विकर्ण के आधार पर भी बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल बहुभुज, दूसरा होता है अवतल बहुभुज। तो आज हम उस डायग्राम से समझते हैं इसको, एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखिए अब आगे। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको उस डायग्राम को कॉपी में साथ साथ में नोट भी करना है। चलिए देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार। अब बहुभुज के प्रकार हम बात करते हैं तो दो तरह से अपन याद करेंगे, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक विकर्णों के आधार पर। तो यहाँ पर लिखना है आपको भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। पहला पॉइंट, भुजाओं के आधार पर बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुभुज के प्रकार देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तीन भुजा हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार भुजा वाले को हम क्या बोलेंगे, और पांच भुजाएं हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो ये भुजाओं के आधार पर बहुभुज के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। तीन भुजा वाली जो आकृति होती हैं वो अपनी त्रिभुज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, त्रिभुज। चार भुजा वाली जो आकृति होती हैं वो चतुर्भुज कहलाती है। और पांच भुजा वाली जो आकृति होती है वो पंचभुज कहलाती है। और छह भुजा वाली क्या कहलाएगी, अपनी षटभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर बहुभुज के नाम होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, भुजाओं के आधार पर हमने पढ़ा है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं नंबर 2, विकर्ण के आधार पर। किसके आधार पर, विकर्ण के आधार पर। अब विकर्ण के आधार पर हम बात करते हैं तो बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला होता है उत्तल बहुभुज, और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। तो विकर्ण के आधार पर अगर पूछा जाए तो दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। एक बार इनके बारे में हम समझ लेते हैं, उत्तल बहुभुज क्या होता है, अवतल बहुभुज क्या होता है। तो आप जानते हैं, अगर किसी भी बहुभुज में विकर्ण, सभी विकर्ण अंदर की तरफ बन रहे हैं तो वो कहलाएगा अपना उत्तल बहुभुज। अगर किसी भी बहुभुज में विकर्ण अंदर भी बन रहे हैं और बाहर भी बन रहे हैं तो वो कहलाएगा अवतल बहुभुज। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने एक आकृति बनाई यहाँ पर, ये, और दूसरी मैंने आकृति बनाई यहाँ पर, ये। अब इन दोनों ही आकृतियों में आपको विकर्ण बनाने हैं। तो विकर्ण आप जानते हैं विकर्ण कब बनता है, बिंदु से बिंदु जब मिलेगा तो विकर्ण बनता है। अब विकर्ण बनाएंगे इसमें, तो ये बिंदु है और ये बिंदु, इन दोनों को मिला दो, ये विकर्ण बन गया। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिया तो ये भी विकर्ण बन गया। और इस बिंदु को अगर इस बिंदु से मिला दिया तो ये भी विकर्ण बन गया। तो यानी कहने का मतलब इसमें कुल कितने विकर्ण बने, इसमें 3 विकर्ण बने। लेकिन एक बात आप नोट करना, इस वाली जो आकृति में विकर्ण बनाया आपने, तो कुछ विकर्ण अंदर भी बने, कुछ विकर्ण बाहर भी बने। ये 2 विकर्ण तो अंदर बन रहे हैं और एक विकर्ण बाहर की तरफ बन रहा है। तो विकर्ण अगर अंदर भी बनते हैं और बाहर भी बनते हैं तो वो जो आकृति कहलाती है वो कहलाती है अपनी अवतल बहुभुज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अवतल बहुभुज। अब इसमें हम विकर्ण बनाते हैं तो एक विकर्ण तो ये बन जाएगा और दूसरा विकर्ण ये बन जाएगा। इसमें भी आपने विकर्ण बनाए लेकिन दोनों ही विकर्ण अंदर बने हैं तो इसका नाम हो जाएगा उत्तल बहुभुज। अगर सभी विकर्ण अंदर बनते हैं तो उत्तल बहुभुज, अगर विकर्ण अंदर भी बन जाते हैं और बाहर भी बनते हैं तो अवतल बहुभुज। तो ये आज हमने कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में पढ़ी है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए।
थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये कौन सा बन गया अपना अवतल बहुभुज। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में अपन 3.2 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 3.2। अब इसको पढ़ने से पहले जो मुख्य बिंदु है अपन इसमें नोट करेंगे, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु का मतलब होता है, इसका पूरा का आपको सारांश बता दूंगा मैं आपको, जो जो इस 3.2 में आप पढ़ने वाले हो। देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले आपको याद करना कि रेखिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं एक ही रेखा पर और एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण रेखिक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये आकृति बनाई, जैसे ये मान लीजिए एक आकृति बनाई, अब मैं कहूँगा ये दोनों ही कोण रेखिक कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे रेखिक कोण? क्योंकि ये दोनों ही कोण एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं। अगला, दोनों ही कोणों का बिंदु एक ही है, यानी रेखा भी एक है और बिंदु भी एक है। तो यहाँ पर जो दो कोण बन रहे हैं दोनों रेखिक कोण कहलाएंगे, और इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180। तो एक बार इसके बारे में अपन लिख लेते हैं। चलो तो आगे देखते हैं हम रेखिक कोण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, ऐसे कोण जो एक ही रेखा पे बनते हैं और एक ही बिंदु पे बनते हैं, तो एक रेखा और एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखिक कोण कहलाते हैं, और इनका योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसकी परिभाषा। एक रेखा व एक बिंदु पर बनने वाले कोण, बिंदु पर बनने वाले कोण रेखिक कोण कहलाते हैं। और इनका योग कितना होता है? इनका योग 180 डिग्री होता है। इनका योग 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और इसमें आता है आसन्न कोण। दोनों कोणों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेखिक कोण एक बिंदु और एक रेखा पर बनते हैं, जबकि आसन्न कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जो एक भुजा पर बनते हैं और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर बनते हैं। तो इनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए एक मैं आकृति बना रहा हूँ, तो इन दोनों कोणों को हम बोलेंगे आसन्न कोण। ये कोण और ये कोण, दोनों कौन से कोण कहलाएंगे अपने? आसन्न कोण। क्योंकि दोनों एक ही रेखा पे बन रहे हैं, या एक भुजा भी बोल सकते हैं अपन। एक भुजा पे बन रहे हैं और दोनों अलग अलग बिंदु पे, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेखिक कोण और आसन्न कोण में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? रेखिक कोण एक ही बिंदु पे बनते हैं और एक ही रेखा पे बनते हैं, जबकि आसन्न कोण भी एक रेखा पे बनते हैं लेकिन दोनों अलग अलग बिंदुओं पर बनते हैं। रेखिक कोणों का योग भी 180 होता है और आसन्न कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। तो एक बार इसको अपन नोट कर लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। आसन्न कोण तो लिखते हैं एक रेखा पर व
दो अलग अलग बिंदुओं पर बनने वाले कोण, दो अलग अलग बिंदुओं पर, एक मिनट, एक रेखा वह दो अलग अलग बिंदुओं पर बनने वाले कोण। आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं। और इनका योग भी कितना होता है? इनका योग भी 180 डिग्री होता है। इनका योग 180 डिग्री होता है। चलो एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार नोट कर सकते हैं। जल्दी उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और आता है इसमें एकांतर कोण। एकांतर कोण तो जेड की जो आकृति में कोण बनते हैं, जैसे कि आप जब भी कोण देखते हो तो ये जेड बना हुआ है। अब जेड एक ऐसे भी हो, चाहे जेड ऐसे बने तो भी, चाहे ऐसे बन जाए, ये जेड ही माना जाएगा। अब जेड में जैसे एक कोण यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है और एक कोण यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। जेड में जो भी कोण बनते हैं वो अपने एकांतर कोण होते हैं। कौन से होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी मान लीजिए इस कोण का मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री ही रहेगा। एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। एक बार इसको नोट कर लेते हैं अपन। देख लेते हैं, जेड की आकृति में बनने वाले, आकृति में बनने वाले जो कोण होते हैं एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है? बराबर होता है। इनका मान बराबर होता है। ठीक है, तो 3.2 में अपन ने कुछ मुख्य बिंदु पढ़े हैं। अभी 2-4 बिंदु और बचे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं हर चैप्टर में आपको मुख्य बिंदु लिखाता हूँ। तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रश्नावली अपन शुरू करते हैं तो मुख्य बिंदु को अगर एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं तो पूरे ही पाठ का सारांश आपको आराम से याद हो जाता है, जिसको सवाल करने में आसानी होती है। अगर हर सवाल में नियम बताए जाएंगे तो आपको सवाल समझ में कम आएगा। इसलिए मैं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके मुख्य बिंदु आपको दिखाता हूँ। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं अपन। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
कोई भी बहुभुज रहेगा उसके बाहर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग 360 डिग्री, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, कितना रहेगा 360 डिग्री रहेगा। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंदर के जो कोण होते हैं उनके सबके मान अलग अलग होते हैं। जैसे त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के अंदर वालों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज का निकालना तो एक सूत्र भी लिखाऊंगा मैं भी आपको। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब 3 सूत्र इसमें मैं लिखा रहा हूं आपको। एक तो दो तो अंतः कोण वाले सूत्र याद करने हैं आपको, एक बाह्य कोण वाला याद करना है। अंतः कोण के 2 हैं और बाह्य कोण का एक सूत्र आपको याद करना है। इन्हीं सूत्रों से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले अंतः कोणों का अगर योग निकालना है, अंतः कोणों का योग, तो उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। जहाँ पर भी n लिखा हुआ आएगा, n का मतलब भुजाओं की संख्या होता है। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान। अगर प्रत्येक अंतः कोण निकालना है n-2 इंटू 180 तो रहेगा। प्रत्येक के लिए आपको डिवाइड में n लगाना है, बट्टा में n लगाना है। यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र आपको याद करना है बाह्य कोण वाला। तो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर सूत्र होता है 360 बटा n। अब यहाँ पर तीनों ही सूत्रों में n लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या होता है वो आप एक बार देख लीजिए। जैसे n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। चाहो तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, भुजाओं की संख्या। उतारिए एक बार इसको। उतार लिया होगा आपने। तो आज हमने केवल 3.2 के मुख्य बिंदु अध्याय के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। अभी मैंने प्रश्नावली शुरू नहीं किया है। अगले जो वीडियो आएगा, अपना नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें 3.2 के सवाल हम करेंगे। जितने भी मैंने आपको मुख्य बिंदु लिखाए उनको एक बार आप रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज 2-3 बार रिवीजन कर लें। फिर हम जब भी सवाल करेंगे तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।